बच्चों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको लेसन 3 यानी समाजशास्त्र प्रथम का लेसन 3 सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन का दूसरा पार्ट अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जाति से जुड़ी हुई विभिन्न इकाइयाँ, जैसा कह सकते हैं आप परिवार के समूह कार्य, परिवार का मुख्य प्राणशास्त्रीय कार्य, परिवार के यानी उत्तराधिकार के अनुसार परिवार के प्रकार। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जाति क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको परिवार के बारे में बताया था और आज मैं आपको जाति के बारे में बताता हूँ कि जाति किसे कहते हैं। तो जाति एक व्यापक शब्द है बच्चों। जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी भी चीज़ के प्रकार या वंश, जिसे किस्म भी कह सकते हैं, स्पीशीज को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जाति एक ऐसा शब्द है जो किसी भी प्रकार का, चाहे जैसे भैंस होती है, गाय होती है या मनुष्य होते हैं, तो जिसकी जो भी जाति होती है बच्चों, हम उसके वंश या जाति के आधार पर ही उसे संबोधित करने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कुर्मी होते हैं तो कुर्मी यादव होता है, यादव के नाम से। तो ऐसा शब्द जो उसकी जाति या कैटेगरी को बताता है, ऐसे शब्द को हम जाति कहते हैं। आप समझ में आया? इसमें अचेत वस्तुओं से लेकर पेड़ पौधों, जीव जंतु और मनुष्य भी शामिल होते हैं। यानी इस जाति में अचेतन जो वस्तुएं होती हैं, अचेतन वस्तुएं यानी जिनमें चेतना नहीं पाई जाती, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो स्वयं गतिशील नहीं होती हैं, मानव की सहायता से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, वे सब अचेत वस्तुएं होती हैं। ये और जाति में अचेत वस्तुओं से लेकर के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्य में भी शामिल होते हैं। यानी ये जो जातियाँ होती हैं वे अचेतन वस्तुओं में भी होती हैं, पेड़ पौधों में भी होती हैं, जीव जंतुओं में भी होती हैं और मनुष्य में भी पाई जाती हैं। माना जाता है कि अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति, जो हम अंग्रेजी शब्द है कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली मूल के शब्द कास्टा से हुई है। यानी इसको माना जाता है कि अंग्रेजी शब्द कास्ट का यह हिंदी रूपांतरण है जाति, और यह पुर्तगाली शब्द यानी पुर्तगाली मूल के कास्टा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और पुर्तगाल में कास्टा का अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल, अर्थात कह सकते हैं कि नस्ल अर्थात जाति। ठीक, तो आप कह सकते हैं वर्ण या जाति। तो जाति एक ऐसा व्यापक शब्द है जो किसी चीज़, आप कह सकते हैं छोटी सी परिभाषा में बच्चों फिर से एक बार पुनः देख लीजिए कि जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी भी चीज़ या प्रकार के वंश को संबोधित करने के लिए इस पर किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जाता है। और जिस जाति की उत्पत्ति जो हुई है वो अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति कास्ट से हुई है, और कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द के कास्टा शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और जिसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल या जाति या प्रजाति आप कह सकते हैं। ठीक, तो ये परिभाषा आपकी समझ में उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं हम वर्ण किसे कहते हैं। ये तो जाति की बात हुई, अब देखते हैं हम वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग, यानी वर्ण जो होता है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रंग। समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार के विभाजन को जाति कहा जाता है। यानी समाज, जो हमारा समाज बच्चों चलता है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का विभाजन यानी कार्यों के आधार पर इनका विभाजन कैसे हुआ? कार्यों के आधार पर इनका विभाजन किया गया था ब्रह्मा जी के अनुसार। तो इनके विभाजन को ही हम जाति कहते हैं। हालांकि इस विभाजन में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल नहीं है। यानी इस विभाजन में जो जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग है वो शामिल नहीं किया गया। वह बच्चों कौन सा भाग है? जो सबसे निम्न दलित वर्ग से भी निम्न आती हैं प्रजातियाँ, उन्हें शामिल नहीं किया गया, जो कि बहिष्कृत है, जाति बहिष्कृत विदेशियों, दासों, युद्धों में पराजित लोगों और अन्य लोगों से मिलकर बना है। यानी किसे शामिल नहीं किया गया? जो कि जाति बहिष्कृत है, यानी जो जात से बाहर कर दिए जाते हैं, विदेशी होते हैं। जैसे कि विदेशी दूसरे मुल्क को आते हैं तो उन्हें अपनी जात से बाहर कर दिया जाता है, उनकी जाति पता नहीं होती है। और दास जो होते हैं हमारे सेवक, उनको भी नहीं। और युद्धों में जो पराजित लोग होते हैं उनसे मिलकर जो बनते हैं, उस जाति को हम, उसका कोई मूल नहीं होता है और उसे हम अपनी श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो ये हमारा वर्ण होता है। यानी वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग से होता है। जो हमारे रंग से मेल नहीं खाते हैं उन्हें हम अपना नहीं मानते हैं। और लेकिन ब्रह्मा जी ने कार्य के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति की थी, जिसमें समाज
के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार के विभाजन को जाति कहा जाता है। यानी ब्रह्मा जी के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का विभाजन किया गया था और इसमें जनसंख्या का वह भाग शामिल नहीं है जिसे बहिष्कृत जाति के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हैं जो विदेशियों, दासों और युद्धों में पराजित लोगों से मिलकर बनती हैं। ऐसी जातियों को इस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको वर्ण के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने, सावित्रीबाई फूले जिनको कहा गया है, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। दोबारा एक बार पुनः, बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों प्रश्न है, ज्योतिराव यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई और कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 ईस्वी में की थी। यह संगठन निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकारों और समाज के न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित थे। यानी यह जो संगठन थे वह जाति के लोगों के मानवाधिकारों और समाज के न्याय के प्राप्ति के लिए समर्पित थे। फूले ने जाति व्यवस्था और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की थी। यानी जो सावित्रीबाई फूले थी, यह ज्योतिराव गोविंदराव फूले जो थी, उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की थी। तो बच्चों सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? तो आप कह सकते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 ईस्वी में की थी। इस संगठन में निम्न जातियों के लोगों के मानवाधिकारों और समाज के न्याय के प्राप्ति के लिए समर्पित थे। फूले ने जाति व्यवस्था और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की थी। तो बच्चों मेरे हिसाब से ये भी पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक बार आगे इस वीडियो में बढ़ने से पहले हम आपको एक बार पुनः बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से पार्ट में ये वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आगे देखते हैं बच्चों, सावित्रीबाई फूले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सावित्रीबाई फूले पर संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों ये भी प्रश्न है और अधिकतर इसके बारे में पूछा भी जाता है। तो सावित्रीबाई फूले पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या है कि सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी सन 1831 ईस्वी को हुआ था। वह बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की प्रधान अध्यापिका थे। यानी यह जो सावित्रीबाई फूले थी वह बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की प्रधान अध्यापिका थी। यह विद्यालय पुणे यानी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। यह विद्यालय कहाँ स्थापित था? पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले ने अपना पूरा जीवन शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा अर्पण करने में लगा दिया। इन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए रात्रि विद्यालयों की शुरुआत की और इनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 को प्लेग रोग जो होता है, प्लेग से पीड़ित मरीजों की देखभाल के दौरान हुई थी। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही शार्ट में मैंने आपको बताया है कि सावित्रीबाई फूले पर संक्षिप्त टिप्पणी आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में 3 जनवरी सन 1831 में। वह बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय के प्रधान अध्यापिका थे। यानी वह जो पुणे में एक महाराष्ट्र में एक विद्यालय स्थापित किया गया था, बालिका विद्यालय, उसकी प्रधान अध्यापिका थी और ये देश की पहली महिला शिक्षक भी थी। सावित्रीबाई फूले ने अपना संपूर्ण जीवन काल जो था शूद्र और जो अतिशूद्र वर्ग के व्यक्ति थे उनकी सेवा करने में, उनको शिक्षा देने में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था। इन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए, यानी जो किसान होते थे और मजदूर लोग होते थे जो दिन में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेज पाते थे, तो उनके लिए रात्रि के विद्यालयों की शुरुआत की थी और इनकी मृत्यु, यानी उन विद्यालयों को, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं ग्रहण करवा पाते थे, जिसके कारण इन्होंने फैक्ट्रियों के निकट रात्रि विद्यालय, यानी जिसको द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय भी कहा जाता था, उसकी शुरुआत की थी और इनकी मृत्यु 10 मार्च सन 1897 को प्लेग रोग से पीड़ित मरीजों की देखभाल के दौरान
हो गए थे। यानी जो इनकी मृत्यु है वह 10 मार्च 1897 को प्लेग रोग से पीड़ित, जो क्योंकि ये बीमार लोगों की मदद ज़्यादा करती थी, उनकी सेवा करती थी, तो इनकी सेवा के दौरान ही 1897 ईस्वी में प्लेग रोग से पीड़ित एक मरीज की सेवा करती हुई या उसकी देखभाल करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, ये सावित्रीबाई फुले के जीवन की संक्षिप्त टिप्पणी हुई, और यह आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, और जिससे हम ये भी समझ सकें कि कितने लोग हमारा वीडियो लाइक करते हैं। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, अगला पॉइंट हमारा है कि सन 1901 ईस्वी में कराई गई जनगणना का महत्व क्या था, यानी और किसने कराई थी। सन 1901 में एक की जनगणना किसने कराई थी आप कह सकते हैं, और इसका महत्व क्या था, ये प्रश्न बनता है। तो देखते हैं, सन 1901 में हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई जनगणना। सन 1901 में किसके द्वारा जनगणना कराई गई थी, हर्बर्ट रिजले के द्वारा के निर्देशन में कराई गई थी। जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, यानी यह जो जनगणना थी यह विशेष रूप से बहुत ही महत्व रखती थी, क्योंकि इस जनगणना के अंतर्गत जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया था। यानी ये जो जनगणना थी इसमें जाति के सामाजिक अधिक्रम, जो जाति के सामाजिक अधिक्रम थे, यानी क्रम से कौन कौन सी जातियां थी, इनके बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयत्न किया गया था। इसलिए हर्बर्ट रिजले ने 1901 में अपने निर्देशन में यह जनगणना करवाई थी, अर्थात जातियों के क्रम को निर्धारित करने के लिए और उस क्रम को एकत्रित करने का प्रयास इस जनगणना के माध्यम से किया था। अर्थात आप कह सकते हैं किसी क्षेत्र में किसी जाति को अन्य जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से कितना ऊंचा या नीचा स्थान प्राप्त होता है, और उसी क्रम में प्रत्येक जाति की स्थिति निर्धारित कर दी गई। तो यानी किस क्षेत्र में किस जाति के या किसी जाति के या अन्य जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि में कितना ऊंचा या नीचा स्थान प्राप्त होता है, यानी समाज में विभिन्न जातियां आप कह सकते रहती हैं, और किस जाति को कितना ऊंचा स्थान प्राप्त है और किस जाति को कितना नीचा स्थान प्राप्त है, इसकी जो गणना होती है वह जनगणना के माध्यम से ही कराई जाती थी। तो इसी जनगणना का महत्व क्या था 1901 में, कि जातियों के क्रम को सुनिश्चित करना ही था। इसलिए हर्बर्ट रिजले ने 1901 में जातियों के क्रम को निश्चित करने के लिए ही यह जनगणना करवाई थी। अब समझ में आया बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, इससे भी महत्वपूर्ण एक और पॉइंट बनता है आपके लिए कि सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसका था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसका था। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों ये बिंदु है, एक नंबर में पूछा जा सकता है बहुविकल्पी के रूप में। तो केरल में जन्मे श्री नारायण गुरु ने सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया। किसने दिया था, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा केरल में जन्मे श्री नारायण गुरु ने दिया था। उन्होंने सबके लिए भाईचारे का उपदेश भी दिया था। समझ गए, ठीक। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसके द्वारा दिया गया, श्री नारायण गुरु के द्वारा। ये कहाँ जन्मे थे, केरल में जन्मे थे, ठीक है। अब आगे देखिए, नीची समझे जाने वाली जातियों के प्रमुख विचारक कौन थे। नीची समझी जाने वाली जातियों के प्रमुख विचारक कौन थे। तो पश्चिम भारत में महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर, और दक्षिण भारत में अय्यनकाली, श्री नारायण गुरु, इयोतिदास और पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर आदि प्रमुख विचारक थे। यानी नीची निम्न वर्ण की जनजातियाँ जो जातियाँ होती थी, तो उनको नीची समझी जाने वाली जातियों के प्रमुख विचारक, यानी इनको विचारणीय बिंदुओं में कौन लाया या इनको निम्न वर्ण से उभारने का प्रयास किसके द्वारा किया गया। तो पश्चिम भारत में महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, नीची समझी वाली जातियों को ऊपर लाने का प्रयास किया गया। और दक्षिण भारत में अय्यनकाली, श्री नारायण गुरु और इयोतिदास और पेरियार, जिन्हें कि ईवी रामास्वामी नायकर भी कहते हैं, आदि प्रमुख विचारक थे, नीची समझे वाली जातियों के प्रमुख विचारक थे। अब बच्चों आगे देखते हैं, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक के लेखक कौन थे। द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो उत्तर में होता है बच्चों कि द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक के लेखक भारत के अग्रणी समाजशास्त्री और सामाजिक मानव विज्ञानी मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास हैं। ठीक, दोबारा सुन लेते हैं।
द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक के लेखक भारत के अग्रणी समाजशास्त्री और सामाजिक मानव विज्ञानी मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास हैं। यह किताब सामाजिक मानव विज्ञान में गांव में किए गए सबसे अच्छे अध्ययनों में से एक मानी जाती है। ठीक बच्चों, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएंगे। अब आगे देखिए, जनजाति का अर्थ क्या है। अब देखिए, अभी तक तो जाति की बात हो रही थी, अब आगे हमारा पॉइंट बढ़ता है जनजाति किसे कहते हैं। बच्चों, यदि अभी तक आपने, एक बार पुनः बता दे रहे हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं पाठ से जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को बहुत ही सरल और मार्मिक ढंग से आपके सम्मुख लाने का प्रयास करता हूँ। तो कमेंट्स के जरिए आप ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, जनजाति का क्या अर्थ होता है। तो जनजाति एक आधुनिक शब्द है, यानी जो जनजाति होती है यह एक आधुनिक शब्द है जो ऐसे समुदायों के लिए प्रयुक्त होता है जो बहुत पुराने हैं। यानी जनजाति एक आधुनिक शब्द है जो ऐसे समुदायों के लिए प्रयुक्त होता है जो बहुत ही पुराने हैं और उपमहाद्वीपों के सबसे पुराने निवासी हैं। यानी जो और उपमहाद्वीप हैं उनके सबसे पुराने निवासी हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जिनका लेखा जोखा सरकार के संविधान में भी नहीं है और उनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ऐसी जो जनजातियाँ होती हैं उन्हें जनजाति के नाम से, यानी ऐसे जो समुदाय होते हैं जातियों के, उन्हें हम जनजाति के नाम से जानते हैं। भारत में जनजातियों की परिभाषा नकारात्मक शब्दों में की जाती है, यानी भारत में जो जनजातियाँ हैं उनकी संज्ञा नकारात्मक शब्दों में की जाती है। जनजाति ऐसे समुदाय थे जो किसी लिखित धर्मग्रंथ के अनुसार किसी धर्म को नहीं मानते थे। यानी जो जनजातियाँ थी वो किसी भी, कह सकते हैं, लिखित जो धर्म ग्रंथ होते थे, अर्थात जिसे आप कह सकते हो चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या कानून के ग्रंथ अर्थात हमारा संविधान हो, वे ऐसे किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं मानते थे। जो जनजाति के लोग थे, जैसे कबीलों में रहने वाले, कह सकते हैं आप, छोटे छोटे महाद्वीपों पर रहने वाली जो जनजातियाँ होती हैं, तो वे किसी भी सरकारी नियम कानून रीति रिवाज प्रथाएं परंपराएं आदि या संविधान को नहीं मानते हैं। तो उन्हें ऐसे व्यक्तियों को हम जनजाति कहते हैं जो समाज से जुड़ा हुआ उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो समाज से पृथक रहकर अपना जीवन अपने ढंग से यापन करते हैं, उनके ऊपर सरकार का कोई अस्तित्व या प्रतिबंध नहीं रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। उनका कोई राज्य या राजनीतिक संगठन नहीं होता है, यानी ऐसी जो जनजातियाँ होती हैं उनका कोई ना तो राज्य होता है और ना ही कोई संगठन होता है। वो केवल छोटे से द्वीप पर रहकर शिकार करके और जिस भी तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं। और उनके समुदाय कठोर वर्गों में नहीं बटे होते हैं, यानी जो उनके समुदाय होते हैं उनका कोई वर्ग नहीं होता, वो आपस में मिलजुल कर एक स्थान पर रहते हैं और अपना जीविका चलाते हैं। उनमें जाति जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, यानी जो जनजातियाँ होती हैं वो सब एक, कह सकते हैं, एक समुदाय में रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। उनमें जातियों की कोई व्यवस्था नहीं होती या वे छोटी छोटी जातियों में नहीं बढ़ते हैं। वे ना हिंदू थे और ना ही किसान थे। जनजाति शब्द, यानी वे जो जनजातियाँ होती हैं ना वे हिंदू होती हैं और ना ही वे किसान होती हैं, इसलिए उनके, कह सकते हैं, उनमें जाति जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। जनजाति शब्द का प्रयोग औपनिवेशिक युग में प्रारंभ किया गया था, यानी जो जनजाति शब्द है यानी ऐसी जातियाँ जो समाज से बाहर रह करके अपना जीवन यापन करती थी और यानी आप कह सकते हैं कि समाज में उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वो समाज से बाहर रह करके अपना जीवन यापन करते थे अपने ढंग से। तो ऐसी जनजातियाँ का विभाजन जो था वह औपनिवेशिक युग में प्रारंभ किया गया था और उन्हें समाज में एक अलग दर्जा दिया गया है, अर्थात आप कह सकते हैं उन्हें समाज में जनजाति नाम से जाना जाने लगा। तो बच्चों, यहीं पर हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है अब, और आगे पार्ट 3 के वीडियो को पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से यानी मैं अपने चैनल पर आप इस पाठ से जुड़ी हुई अनेक छोटी से छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके सम्मुख अपने वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा। इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।